औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, इसकी इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसको किस तरह इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो पहले हम आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की डेफिनेशन पर कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स से क्या मुराद है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स से मुराद वो सारे तरीके हैं जो प्रेगनेंसी को रोकने के काम आते हैं। वो सारे तरीके जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में हमारी हेल्प करते हैं, जिसको इस्तेमाल में लाकर हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो इन सारे तरीकों को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की जितनी भी है, हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है। ये आम से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर एक एक को तफसील से पढ़ेंगे अलग। तो ये साइड में दिया गया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेसिकली हमारे पास टू हैं। एक होते हैं टेम्परेरी, आर्जी तौर पर, और एक होते हैं परमानेंट, जो कि ज़िंदगी भर के लिए हमें प्रेगनेंसी से बचाते हैं और प्रेगनेंसी रोकने में हेल्प करते हैं। तो टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जो किसी ख़ास वक्त के लिए, एक वक्त की मुतय्यन वक्फ़े के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में हमारी मदद करते हैं। फिर टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दो तरह के हैं। एक हमारे पास कन्वेंशनल मेथड्स हैं और एक हमारे पास क्लिनिकल मेथड्स हैं। तो कन्वेंशनल मेथड्स कौन-कौन से हैं, या कन्वेंशनल मेथड से क्या मुराद है? कन्वेंशनल मेथड से मुराद वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जिसको हम अपने मर्ज़ी से करते हैं। मतलब इसके लिए अ, क्लिनिक हमें जाना नहीं पड़ता, ना हमें ये किसी क्लिनिकल प्रोफ़ेशनल की ज़ेर निगरानी करने होते हैं, या इसको इस्तेमाल में लाना पड़ता है। हम खुद से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं कन्वेंशनल मेथड्स। इसके लिए हमें क्लिनिक जाना नहीं पड़ता, बल्कि रवायती तौर पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्लिनिकल मेथड्स वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जिसके लिए एक मेडिकल प्रोफ़ेशनल की ज़रूरत होती है। आप इसको एक मेडिकल प्रोफ़ेशनल की ज़ेर निगरानी इस्तेमाल करेंगे, बाकायदा चेकअप करेंगे। कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये फीमेल के लिए अलग है और मेल के लिए अलग है। सो मेल के लिए कन्वेंशनल मेथड्स क्या है? क्वाइटस इंटरप्टस और कंडोम्स। क्वाइटस इंटरप्टस और कंडोम, ये जिस क्लासिफिकेशन है, फिर नीचे हम एक एक तफसील से पढ़ेंगे। और फीमेल के लिए कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं? तो ये फीमेल के लिए तीन तरह के हैं। एक सेफ पीरियड और रिदम, फिर सेफ पीरियड और रिदम फोर तरह की है मजीद। बीबीटी मेथड, बेजल बॉडी टेम्परेचर मेथड, कैलेंडर मेथड्स, इसको रिदम मेथड्स भी कहते हैं, कैलेंडर मेथड को भी। म्यूकस मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड या LAM। फिर दूसरे तरह, फिर 2 नंबर पे है केमिकल स्पर्मिसाइड्स और तीसरे नंबर पे है डायफ्राम। इस तरह इसी तरह सेकंड नंबर पे है टेम्परेरी मेथड्स में क्लिनिकल मेथड्स। Clinical methods for male and for female. So no chemical spermicides or hormonal contraceptive is available for men. मेन के लिए क्लिनिकल मेथड्स में से कोई भी तरीका नहीं है। फीमेल के लिए ये दो तरह की है। एक है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, IUCDs। इसमें है लेप्स लूप्स, कॉपर टी, मल्टीलॉट हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल पेल्स, पेल्स सेकंड नंबर, और ओरल पेल फिर दो तरह के है, पेल्स और मैनिफेल्स। एक ओरल है और दूसरी इंजेक्टेबल फॉर्म में भी है। इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दो तरह के है, नोरिजेस्ट, डिपोफ वगैरह, और थर्ड नंबर पे है नॉरफ्लांट्स। सो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली तीन तरह के है, ओरल पेल्स, इंजेक्टेबल्स और नॉरफ्लांट्स। ये हमारे पास सारी जितनी भी थी, ये थी टेम्परेरी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। परमानेंट तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मेल के लिए ये परमानेंट मेथड्स जो कॉन्ट्रासेप्शन के है, ये सर्जिकल मेथड्स है, ठीक है। सर्जिकल मेथड है, इसके लिए मतलब एक इंसिजन की ज़रूरत होती है, सर्जिकल कट की ज़रूरत होगी। तो मेल के लिए परमानेंट मेथड्स में क्या है? विजेक्टोमी है। विजेक्टोमी फिर हम नीचे आगे पढ़ेंगे कि विजेक्टोमी क्या है, ठीक है। और परमानेंट मेथड फीमेल के लिए परमानेंट मेथड में क्या है? फीमेल के लिए परमानेंट मेथड्स में है ट्यूबल लाइगेशन या ट्यूब लाइगेशन। फीमेल के लिए ट्यूबल लाइगेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कन्वेंशनल मेथड्स। अब हम इस लेक्चर में जस्ट कन्वेंशनल मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जस्ट कन्वेंशनल मेथड्स पढ़ेंगे और टेम्परेरी मेथड्स में कन्वेंशनल मेथड्स पढ़ेंगे। फिर दूसरे लेक्चर में क्लिनिकल मेथड्स पढ़ेंगे मेल और फीमेल के लिए, और तीसरे लेक्चर में परमानेंट मेथड्स पढ़ेंगे मेल और फीमेल के। सो कॉन्ट्रासेप्शन की कन्वेंशनल मेथड क्या है? व्हाट इज द कन्वेंशनल मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन? मेल के लिए इसमें दो तरह के हैं, क्वाइटस इंटरप्टस और कंडोम्स। और फीमेल के लिए इसमें क्या है? सेफ पीरियड और रिदम, बीबीटी मेथड्स, कैलेंडर मेथड, म्यूकस मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड्स, केमिकल स्पर्मिसाइड और डायफ्राम। आइए इसको एक एक करके तफसील से पढ़ते हैं। Coitus interruptus or withdrawal. Coitus interruptus or withdrawal. First of all, coitus interruptus
और विड्रॉल ये एक कन्वेंशनल मेथड है। इसको इस्तेमाल में लाने के लिए हमें किसी की सुपरविजन की भी ज़रूरत नहीं होती और क्लिनिक जाना भी नहीं पड़ता। In this method, the man withdraws his penis from the woman's vagina before he ejaculates. ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक मेल या एक हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इजाकुलेट होने से पहले अपने पेनिस को फीमेल की या वाइफ की विजाइना से बाहर निकालता है और उसकी इजाकुलेशन फीमेल की विजाइना की बजाय उसकी विजाइना से बाहर होते हैं। जब इजाकुलेशन बाहर होते हैं तो सीमन फीमेल की विजाइना में इजाकुलेट नहीं होता। जब सीमन उधर इजाकुलेट होता नहीं तो फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम को स्पर्म नहीं होंगी। जब स्पर्म ओवम की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब इस मेथड्स की एडवांटेजेस क्या है? इट रिक्वायर्स नो डिवाइसेस। इसका एक फ़ायदा ये है कि इसके लिए कोई ख़ास डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। इट इन्वॉल्व्स नो केमिकल्स। इसमें केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं होता। देयर इज़ नो कॉस्ट इन्वॉल्व। इस पर कोई खर्च नहीं आता, पैसे दरकार नहीं होती इसमें। देयर आर नो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स और इसकी आपके बदन आपके जिस्म पर कोई सिस्टमिक इफेक्ट्स नहीं है। कॉर्टस इंटरप्टस आर विड्रॉल डिसएडवांटेजेस अब इसकी क्या है? द फेलेवर रेट इज हाई। इसकी फेलेवर नाकाम होने की रेट बहुत हाई है। हाई क्यों है? इसलिए हाई है अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज डिमांडेड। फेलेवर रेट इसलिए हाई है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इजाकुलेशन जो है वो विजाइना में होता है, विजाइना में हो सकता है। उस दौरान कोई इस काबिल नहीं रहता कि अपने पेनिस को विजाइना से निकाल सके। सो विजाइना के अंदर इजाकुलेशन होने की इम्कानात बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर दूसरी डिसएडवांटेज क्या है? हाई लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज डिमांडेड। ये मेथड वो शख्स वो हस्बैंड अप्लाई कर सकता है जिसमें सेल्फ कंट्रोल हो, हाई लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल हो, खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, इमोशन उसके कंट्रोल में हो, तब वो ऐसा करेगा। इट मे लीड इन सेक्सुअल प्लेजर। तीसरे डिसएडवांटेज ये है कि ये सेक्सुअल प्लेजर को कम करते हैं, कम कर सकते हैं। जब मेल की इजाकुलेशन विजाइना के अंदर होती है तो प्लेजर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब आप इजाकुलेशन के दौरान जो कि एक प्लेजरेबल टाइम होता है फिर इसको विजाइना से निकालते हो तो सेक्सुअल प्लेजर में कमी आ सकती है। इट में कॉज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और क्वाइटस इंटरप्टस की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारी ऊपर क्या होता है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद ये है कि मेल या फीमेल को ये फ़ियर हो सकता है कि इससे प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है? और जब फेनस को विजाइना से निकाला जाता है, तो मेल को एक किस्म की एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस भी होती है। वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता, तो वो स्ट्रेस में मुब्तला हो जाता है। कन्वेंशनल मेथड्स में दूसरे नंबर पर हमारे पास कंडोम्स हैं। कंडोम्स कंडोम्स आर मेड ऑफ लेटेक्स रबर। कंडोम्स लेटेक्स रबर से बनी होती है। लेटेक्स रबर एक ऐसी किस्म के रबर होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं और वाटर प्रूफ होते हैं। लुब्रिकेटेड और नॉन लुब्रिकेटेड प्लेन और डॉट। कंडोम्स क्या है? हमारे पास रबर से बनी होती है जो इंटरकोर्स के दौरान मेल अपने पेनिस को पहनती है। ये कंडोम जो है ये 2 किस्म के होते हैं। ये लुब्रिकेटेड भी हो सकते हैं या नॉन लुब्रिकेटेड भी हो सकते हैं। लुब्रिकेटेड वो है जिसमें किसी किस्म की लुब्रिकेटेड मटेरियल का इस्तेमाल हुआ हो, लुब्रिकेटेड हो, ठीक है? और नॉन लुब्रिकेटेड वो है जो खुश्क हो जिसमें लुब्रिकेटिंग मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ हो। प्लेन और डॉटेड, ये प्लेन या डॉटेड भी हो सकते हैं मतलब एक ऐसे होते हैं कि वो हमवार होते हैं और दूसरे ऐसे किस्म के होते हैं जिसके ऊपर डाट से बनी होती है। प्लेन और डॉटेड भी होते हैं। शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स और एक कंडोम की शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग से लेकर 2 ईयर्स जो है वो ये सेफ रहेगी, फिर ये सेफ नहीं रहेगी, फिर ये डिग्रेड होंगी। ईच कंडोम शुड बी यूज्ड ओनली वन्स और कंडोम को एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। एक कंडोम को एक बार इस्तेमाल करना चाहिए, वापस इसको इस्तेमाल में नहीं ला जा सकता। एडवांटेजेस ऑफ कंडोम, कंडोम के एडवांटेजेस क्या है? ईज़ी टू यूज़, इसके इस्तेमाल का तरीका आसान है। किसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यूज़ डज़ नॉट रिक्वायर मेडिकल एडवाइस और एग्जामिनेशन और जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल से एडवाइस भी नहीं लेंगे और ना एग्जामिनेशन की कोई ज़रूरत होती है। आप खुद से इस्तेमाल कर सकते हो। हैज़ नो साइड इफेक्ट्स, इसका कोई नुकसान नहीं है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एड्स एंड अदर एसटीडीज़। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि एचआईवी से लगता है एंड अदर एसटीडीज और दूसरे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ये जितने भी एसटीआई या एसटीडीज हैं इसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको ट्रांसमिट होने से रोकते हैं। लेकिन जो क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड्स था वो एसटीडीज के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन नहीं देते। इजीली अवेलेबल और ये एक इजीली अवेलेबल मेथड है, जो कोई चाहे इसको इजीली अवेल कर सकता है। कंडोम में बी यूज्ड एज अ बैक ऑफ मेथड और दूसरी बात ये है कि कंडोम को हम एज अ बैक ऑफ मेथड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक ऑफ मेथड्स का मतलब ये है कि किसी दूसरी प्राइमरी कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ इसको एडिशनल सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कंडोम्स डिसएडवांटेजेस, इट मस्ट बी यूज्ड एवरी टाइम द कपल हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसका एक नुकसान ये है कि जब भी मेल और फीमेल या
कपल जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो हर वक्त इसको मतलब इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। इट्स यूज इज फेलियर रेट इज़ हाई अराउंड 12% एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के मुकाबले में इसके फेलियर रेट जो है वो 12 है। फेलियर इस तरह हो सकता है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये कॉन्डोम जो है वो इसमें ब्रेक आ गया तो स्पर्म जो है वो वेजाइना में चले जा सकते हैं। इफेक्टिवनेस कैन बी इंक्रीज बाय द साइमल्टेनियस यूज ऑफ परफॉर्मिंग एजेंट्स आर कंट्रासेप्टिवली बाय द वुमेन। इसको कंडोम्स को किस तरह इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसको इस तरह बनाया जा सकता है कि इसके साथ इज अ बैक ऑफ मेथड एडिशनली फीमेल जो है वो कंट्रासेप्टिव जेली का इस्तेमाल करे या फॉर्मिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करे इसके साथ साथ। एट मेल लीजन सेक्सुअल प्लेजर, और ये सेक्सुअल प्लेजर ये जिनसी खुशी जिनसे लज्जत ये भी कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? मेल और फीमेल के दरमियान एक फिजिकल बैरियर आ जाता है, ठीक है, तो वो टच सेंस जो है वो फिर कम होता है और जब टच सेंस कम होता है नर्व एंडिंग है उधर तो फिर ये सेक्सुअल प्लेजर इसकी वजह से कम हो सकते हैं। उतना प्लेजरेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता कंडोम के साथ जितना कंडोम के बगैर होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडोम है। एक ये जो नीचे है येलो कलर की ये डॉटेड है और जो ऊपर है वो प्लेन है। फिर ये जो दूसरा ये फीमेल डायफ्राम है ये भी कन्वेंशनल मेथड है, लेकिन फीमेल कन्वेंशनल मेथड्स में हम इसको पढ़ेंगे। ये डायफ्राम है विद स्पर्मिसाइड, इसको दोनों एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। डायफ्राम के ऊपर स्पर्मिसाइड जो है वो इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन फीमेल। अब मेल में हमने कन्वेंशनल मेथड्स पढ़ी। मेल के लिए दो किस्म के कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड जो है ये टेम्परेरी है, एक कॉन्डोम और एक विड्रॉल मेथड। अब हम फीमेल में पढ़ेंगे कि फीमेल में कौन कौन से कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड्स आर सेफ पीरियड आर रिदम मेथड्स। ये तीन एक किस्म के हैं। फिर इसमें मजीद तकरीबन 4 किस्म के हैं, लेकिन फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड्स का मतलब ये है कि ये मेथड तब इस्तेमाल में लाया जा सकता है और ये फ़ायदेमंद होगा। फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड इसमें हम फीमेल को अवेयरनेस देंगे तब ये बरकरार लाया जा सकता है। अरसे फिरट हर रिदम मेथड, ये सारे इसके नाम है, जब नीचे हम पढ़ेंगे तो खुद बहुत समझ में आ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। सर्टन डेज ऑफ द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रिलेटिवली इम्फर्टाइल आर सेफ। ये जो तरीके हम पढ़ रहे हैं ये भी कन्वेंशनल है, ठीक है। सर्टन डेज ऑफ द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रिलेटिवली इम्फर्टाइल आर सेफ। ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल की यानी फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ ख़ास अय्याम है जो कि निस्बतन इम्फर्टाइल या सेफ है। इम्फर्टाइल या सेफ का मतलब ये है कि उसके दौरान अगर सेक्स किया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। एंड द लिमिटेशन ऑफ कोइटस टू दीज डेज इज द बेसिस ऑफ द सेफ पीरियड और रिदम मेथड्स। और जो जो फर्टाइल डेज है उनके दौरान क्वाइटस को लिमिट्स करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स को लिमिट्स करना सेफ पीरियड या रिदम मेथड के लिए बेसिस प्रोवाइड करता है। मतलब जो फर्टाइल डेज है फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ खास फर्टाइल डेज है, उन फर्टाइल डेज के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स को रोकना, इसको लिमिट करना इन फर्टाइल डेज की बुनियाद है। These safe days may be calculated by means of, और सेफ डेज को किस तरह निकाला जा सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में से कि ये सेफ डेज है, इनके दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। और अनसेफ डेज क्या है, इसको किस तरह निकाला जा सकता है, इसका किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है, इसको हम पढ़ेंगे। बॉडी बॉडी टेम्परेचर, बेजल बॉडी टेम्परेचर चार्ट टू डिटरमाइन द डेज ऑफ ओव्यूलेशन। सेफ डेज को हम किस तरह निकालते हैं? बेजल बॉडी टेम्परेचर चार्ट के जरिए हम ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल की विजाइनल जो टेम्परेचर है, बेजल बॉडी टेम्परेचर है, इसका एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। और चार्ट बनाएंगे और इससे फिर हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी दिन ओव्यूलेशन होगी या ओव्यूलेशन के दिन कौन से हैं। सर्वाइकल म्यूकस मेथड, सर्वाइकल जो म्यूकस है इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओव्यूलेशन कब होगी कब नहीं होगी। कैलेंडर मेथड एक खास किस्म के मेथड है, इसी भी हम ओव्यूलेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं और सेफ और अनसेफ डेज का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलेंडर मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैलेंडर मेथड्स क्या है। कैलेंडर मेथड्स एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लास्ट 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स यानी 1 ईयर के लिए, 1 ईयर में 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, तो हम 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है उनका रिकॉर्ड बनाएंगे और उस रिकॉर्ड में देखेंगे, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है। लॉन्गेस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का अंदाज़ा लगाएंगे, शॉर्टेस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का अंदाज़ा लगाएंगे, फिर हमसे ओव्यूलेशन टाइम निकालते हैं। द इम्फर्टाइल पीरियड या सेफ पीरियड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिकॉर्डिंग द लेंथ्स ऑफ द लास्ट 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, allowing for the survival time of the womb 24 hours and of the sperm 48 hours। जब ओम की ओव्यूलेशन होगी तो ये एक दिन जिंदा रहेगी। मतलब फीमेल ओवरी से जो ओम रिलीज होता है इसके सर्वाइवल टाइम कितना है, 24 आवर्स। मतलब ये 24 आवर्स तक फीमेल फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जिंदा रहेगी, फिर ये मर ही जाएगी, खत्म हो जाएगी। और स्पर्म की जो है वो 48 आवर्स है यानी 2 दिन है। 2 दिन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव रेट के अंदर जिंदा रह सकते हैं। The fertile or unsafe period is taken to be between 11 and 18 days before the next menstrual bleeding period। Female menstrual cycles में fertile या unsafe period
का अंदाज़ा या हम किस तरह लगा सकते हैं? तो लास्ट जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पीरियड है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पीरियड से पहले 11th और 18 डेज़ के बीच में ये जो दौरानिया है ये अनसेफ है। ये अनसेफ है। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले 11वीं और 18वीं दिन के दरमियान ये दौरानिया जो है ये अनसेफ है। इसमें ओव्यूलेशन होते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। टू एस्टिमेट दिस, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए द फर्स्ट अनसेफ डे इज ऑब्टेन्ड बाय deducting 18 from the number of days in the shortest of the last 12 cycles and the last unsafe day by deducting 11 from the number of the days in the longest cycle of the 12 records. मैंने आप लोगों को बताया कि हमने लास्ट 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल का रिकॉर्ड अपने साथ बनाया होगा, तो हमें किस तरह, तो हम फर्स्ट अनसेफ डे का अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे? फर्स्ट अनसेफ डे का अंदाज़ा हम इसी तरह लगाएंगे कि ये जो 12 रिकॉर्डेड मेंस्ट्रुअल पीरियड है इसमें जो लॉन्गेस्ट है इसमें से हम 11 मंथ भी करेंगे और इन 12 पीरियड्स में जो शॉर्टेस्ट है इसमें से 18 मंथ भी करेंगे। जब हम लॉन्गेस्ट पीरियड से 11 को मंथ भी करते हैं तो जो ये हमारे पास डे आ गया ये फर्स्ट अनसेफ डे होगा। और जब हम शॉर्टेस्ट पीरियड में से 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो दिन आ गया ये हमारे पास लास्ट अनसेफ डे होगा। फॉर एग्जांपल इधर देखिए ये जो LMP है ये लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है और NMP है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले 11 और 18 डेज के बीच में ये जो दौरानिया है ये अनसेफ है। इसके दौरान अगर सेक्स हो जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अनसेफ डेज या फर्टाइल, तब इसको फर्टाइल फेज भी कहते हैं और अनसेफ डेज भी कहते हैं। अनसेफ इसलिए कि इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैलेंडर मेथड्स को हम किस तरह इस्तेमाल में लाएंगे? हमने फॉर एग्जांपल लास्ट जो 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका रिकॉर्ड अपने साथ रखा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट पीरियड फॉर एग्जांपल हमारे साथ 31 डे है और शॉर्टेस्ट पीरियड 25 डे है। तो लॉन्गेस्ट पीरियड से हम 11 को मंथ भी करेंगे। फर्स्ट अनसेफ डे कैसे होगा? फर्स्ट अनसेफ डे सॉरी आई थिंक इसमें मैंने मिस्टेक किया। फर्स्ट अनसेफ डे को किस तरह जो है वो हम डिराइव करेंगे? फर्स्ट अनसेफ डे को इस तरह डिराइव करेंगे कि शॉर्टेस्ट पीरियड से 18 मंथ पे करेंगे। शॉर्टेस्ट पीरियड जो रिकॉर्डेड 12 पीरियड्स में शॉर्टेस्ट पीरियड से इस 18 मंथ पे करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट अनसेफ डे होगा। और लास्ट अनसेफ डे को किस तरह डिराइव करेंगे? जो 12 रिकॉर्डेड पीरियड्स में जो लॉन्गेस्ट पीरियड है, लॉन्गेस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है इसमें से 11 मंथ पे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉन्गेस्ट पीरियड 31 डेज का है और शॉर्टेस्ट पीरियड 25 डेज का है इस रिकॉर्डेड 12 प्रीवियस मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में। तो फर्स्ट अनसेफ डे कैसे निकालेंगे? 25 - 18 = 7 और लास्ट अनसेफ डे 31 - 11 इज इक्वल टू 20। तो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की 7 डे से लेकर 20वीं दिन तक 20 डे के बीच में जो ज़माना है ये अनसेफ है। इसके दौरान प्रेगनेंसी हो सकते हैं। और सेफ पीरियड्स क्या होंगी? सेफ डेज 1 to 6। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की 1 to 6 डे पास से लेकर 6 तक ये सेफ होगा। फिर 7 से 20 तक ये अनसेफ होगा। फिर डेज 21 टू अनवर्ड ये क्या है? ये सेफ डेज होंगे। Calendar methods. For example, if the shortest cycle 25 days and the longest 31 days, the calculation as 25 - 18 is equal to 7 and 31 - 11 is equal to 20. Conception is considered possible from cycle day 7 up to and including day 20, and the infertile or safe period is day 1 to 6 of the cycle and from 21 up to 18 days after the start of the cycle. During the fertile days, abstinence should be practiced or a backup method used. Fertile days के दौरान एब्सटेंस शुड बी प्रैक्टिस। एब्सटेंस का मतलब ये है कि फर्टाइल डेज के दौरान मेल और फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स से गुरेज करेंगे और अब बैकअप मेथड यूज या कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, कंडोम का इस्तेमाल किया जाएगा, विड्रॉल मेथड यूज किया जाएगा। द मेथड हैज अ सीरियस लिमिटेशन। इस मेथड की संजीदा लिमिटेशन है एंड दैट इट मे नॉट बी absolutely safe from the point of view of success in contraception but reduces the birth rate in the community. ये contraception के पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल तौर पर सेफ तरीका नहीं है लेकिन कम्युनिटी में बर्थ रेट को कम करता है। मतलब मुकम्मल तौर पर इफेक्टिव नहीं है लेकिन जब ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे, कम्युनिटीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्थ जो है वो हो इसमें रिडक्शन लाए गए। लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड या ब्रेस्ट फीडिंग। लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड या ब्रेस्ट फीडिंग एट डिले द रिटर्न ऑफ ओव्यूलेशन द पोस्टपार्टम वुमन पार्टिकुलरली इफ शी इज फुली ब्रेस्ट फीडिंग। जब कोई मदर फुली ब्रेस्ट फीडिंग हो, मुकम्मल तौर पर बच्चे को ब्रेस्ट फीड देता हो एक्सेसफुली, तो जो पोस्टपार्टम मदर है, पोस्टपार्टम मदर या वुमेन वो वुमेन होता है जिसकी डिलीवरी हुई हो, जिसने बच्चे को जन्म दिया हो। तो पोस्टपार्टम वुमेन में
पोस्टमार्टम वुमेन जब एक्सेसिवली ब्रेस्ट फीड करता हूँ तो उसमें ओव्यूलेशन जो है वो डिले होता है। ओव्यूलेशन क्यों डिले होता है? लैक्टेशनल या ब्रेस्ट फीडिंग मदर में प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होता है। प्रोलैक्टिन जो है वो जीएनआरएच की सिक्रीशन को कम करते हैं। जीएनआरएच जो है वो ओव्यूलेशन करता है, तो जब जीएनआरएच की सिक्रीशन कम होती है तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। इस तरह प्रेगनेंसी के लैक्टेशन के दौरान ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन भी जीएनआरएच को कम करता है। ब्रेस्ट फीडिंग इज द सोल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इज रिलायबल ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स। पोस्टमार्टम वुमेन में फर्स्ट 6 मंथ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग एक रिलायबल मेथड है फॉर कंट्रासेप्शंस। द कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड मेक ऑल एफर्ट टू प्रमोट एंड सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी हेल्थ नर्स को चाहिए कि वो कम्युनिटी में ब्रेस्ट फीडिंग पे जोर दे, इसको एम्फेसाइज करे, लोग को इससे अवेल करे, इसके एडवांटेजेस से। एडवांटेजेस ऑफ लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। इट इज एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन फुली ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। उस वुमेन में ये तरीका मुफीद और फायदेमंद है जो फुली ब्रेस्ट फीड हो, जो एक्सेसिवली ब्रेस्ट फीड हो। बिफोर रिटर्न ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग फर्स्ट 6 पोस्टमार्टम मंथ्स, पहले 6 पोस्टमार्टम मंथ्स में जब उसकी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स वापस नहीं आए हों, शुरू नहीं हुई हो। इट इज इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल, इस पर कोई खर्च नहीं आता। इट इज कन्वीनियंट, ये मौजूद तरीन तरीका है, एक्सेप्टेबल तरीका है, एक आसान तरीका है। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द बेबी, और इसमें बेबी को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, बच्चे के लिए जो न्यूट्रिएंट्स दरकार है वो बच्चे को मिल जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज अ कंप्लीट डाइट, दैट्स व्हाई इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया एंड अदर इन्फेक्शन। ये बच्चों को लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया और दूसरे किस्म के इन्फेक्शन से रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? ये एक सेफ तरीका है, और मदर की मिल्क में जो है वो एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से महफूज रखते हैं। इट प्रमोट्स बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड द बेबी, और ये तरीका मदर और बेबी के दरमियान बॉन्डिंग, एक ताल्लुक से बनाती है, इसको प्रमोट करते हैं। मदर हु ब्रेस्ट फीड टेंड टू रिटर्न टू देयर नॉर्मल वेट सोनर देन दोज हु डू नॉट। वो मदर जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करता है वो जल्द अपने नॉर्मल वेट की तरफ आ जाती है एज कम्पेयर टू वो मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते। यूट्राइन टोन रिटर्न्स रैपिडली एंड द ब्रेस्ट फीडिंग मदर। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में यूट्राइन टोन जो है वो जल्दी रिटर्न होता है। यूट्राइन टोन का मतलब ये है कि यूट्रस के कंट्रैक्शन वापस जल्द आ जाते हैं। जब यूट्रस के कंट्रैक्शन आ जाते हैं, यूट्रस के कंट्रैक्शन क्यों जल्द आ जाते हैं? लैक्टेटिंग वुमेन में ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन की वजह से जब यूट्राइन टोन वापस आ जाता है, रिटर्न होता है, तो यूट्रस जो है इसकी इन्वोल्यूशन होगी, यूट्रस अपने नॉर्मल साइज को जल्द ही गेन करेगा, और फीमेल की जो ब्लीडिंग है वो भी जल्द जो है वो रोकेंगे। डिसएडवांटेजेस इस मेथड के क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट अ वेरी इफेक्टिव एज अ सोल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। सोल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन वेरी इफेक्टिव नहीं है। 6 मंथ तो कंट्रासेप्शन करेंगे लेकिन फिर नहीं। इफ द मदर इज इन्फेक्टेड विद HIV देयर इज अ स्मॉल चांस शी मे पास द वायरस टू हर इन्फेंट थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। और दूसरा ये कि STDs के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन नहीं देती। अगर मदर को कोई HIV हो या STD हो तो वो मिल्क के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे को ट्रांसमिट हो जाएगी।